Hello to all, myself Neha and today we are going to start our chapter number 1. हम 7th class के unit number 1 का chapter number 1 जो है we are going to discuss the chapter. And okay, that is the chapter number 1 and the name of the chapter is The Night We Won the Buick. I have told you earlier that Buick is a brand of a car. So let's start that lesson. I have told you about the Buick के Buick एक कार का ब्रांड है. I have told you about these traits के हमें किन किन traits को इस लेसन में डिस्कस करना है. And I have told you about the John Greeks. क्या मेन चीज़ या क्या मेन पॉइंट जो है वही लेसन हमें टीच करता है. We have already read it. So now start reading of the. अब हम आ गए हैं रीडिंग जंक्शन पर और अब हम इस लेसन को रीड करेंगे. ठीक है. Let us read a story about a boy who was ashamed of belongings of the only family in the town that didn't own a car. अब इस स्टोरी का प्लॉट या वो जो बेसिक चीज़ जिसके चारों तरफ ये स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड करती है वो ये है कि एक बच्चे की कहानी है और उस बच्चे को अपने ऊपर बहुत अशेम्ड फील होता है, बहुत शर्म आती है उसको. क्यों शर्म आती है? क्योंकि उसकी फैमिली एक ऐसी ओनली फैमिली है जो अब जिसका उस टाउन में उस शहर में जिनके पास कार नहीं है. एल्स एवरीबडी एल्स हैज़ अ कार बट दे डिडंट हैव अ कार. तो ये एक पॉइंट है जिससे उसको बार बार एक एम्बैरेसमेंट, एक फीलिंग ऑफ शेम जो है वो उसके मन में आती है. देन व्हाट हैपेंड टू दैट बॉय, दैट व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड हर टू द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द स्टोरी. ठीक है. इट वॉज जस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये स्टोरी का टाइम जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होने वाला था तो उससे पहले की ये कहानी है. एंड वी वर द ओनली फैमिली इन आवर न्यूयॉर्क टाउन दैट डिडंट ओन ए कार. राइटर की फैमिली शायद अकेली एक ऐसी फैमिली थी जो उस टाउन में जिनके पास कार नहीं थी. सो एवरीबडी एल्स जो बाकी लोग थे उन सब के पास दे ओन अ कार बट राइटर डिडंट ओन. बट राइटर एंड हिज फैमिली डिडंट ओन अ कार. इनके पास कार नहीं थी और ये जो चीज़ थी ये बार बार इसकी एम्बैरेसमेंट, इसको अशेम्ड फील कराती थी. आवर डेली शॉपिंग ट्रिप्स वो मेड इन द disreputable two-wheel basket कार. और क्योंकि कार नहीं थी तो इसीलिए जब इनको शॉपिंग के लिए या बाहर किसी और चीज़ के लिए जाना पड़ता था तो एक डिसरेपुटेटेड मीन्स जिसकी कोई रेपुटेशन ना हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो. तो एक बेकार सी डिसरेपुटेटेड टू व्हील्ड बास्केट कार थी इनके पास. दो पहिए की बास्केट कार. कार्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कोई एनिमल जो है वो ड्रैग करता है. तो इस तरह की एक छोटी सी कार थी और जिसको ड्रॉन करता था, खींचता था बाय एन एंशिएंट शेटलैंड पॉनी दैट माई मदर हैड नेम्ड बार्कीस. क्योंकि कार नहीं थी तो मार्केट जाने के लिए या और दूसरे कामों के लिए दे यूज टू यूज़ अ कार्ट. वो एक छोटी सी कार्ट को, एक बग्गी गाड़ी को यूज़ किया करते थे जिसको ड्रैग कौन करता था? एक शेटलैंड पॉनी. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेटलैंड पॉनी? शेटलैंड पॉनी एक छोटे हॉर्स को कहते हैं जिसकी कमर पर बहुत सारे थिक हेयर्स होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द शेटलैंड पॉनी. छोटे ही साइज़ का एक घोड़ा होता है जिसको हम शेटलैंड पॉनी के नाम से जानते हैं. तो शेटलैंड पॉनी जो है वो उस कार्ट को ड्रैग करता था. दैट्स माई मदर हैड नेम्ड बार्किस. और इस शेटलैंड पॉनी का नाम था बार्किस. तो इस पॉनी का नाम इन्होंने दिया हुआ था बार्किस. सो आफ्टर द करेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड बॉनी बार्किस. और इसका नाम बार्किस कहाँ से पड़ा था? बार्किस पढ़ा था एक करेक्टर जो डेविड कॉपरफील्ड, एक राइटर है डेविड कॉपरफील्ड, उन्हीं की स्टोरी का एक करेक्टर है जिसका नाम है बार्किस. और उसी करेक्टर के नाम पर मदर ने उस शेटलैंड पॉनी का नाम रखा था बार्किस. सो अंडरस्टैंड, बॉनी बार्किस वॉज एन आई शोर. और ये जो बॉनी बार्किस था ये सारे नेबरहुड में एक आयशोर था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयशोर? आयशोर जो सबकी आंखों में खटके. तो बहुत लोग जो थे दे वर नॉट प्लीजेंट अबाउट दैट शेटलैंड पॉनी. वो इस शेटलैंड पॉनी से चिढ़ते थे और ये शेटलैंड पॉनी जो है वो उनके लिए एक आयशोर था, आँख की किरकिरी था. एवरी क्लॉप्स ऑफ हिज स्प्लेड हूफ साउंडेड आर पॉवर्टी.
और जैसे ये शैटलैंड पॉनी, क्लॉप्स का मतलब होता है व्हेन अ हॉर्स मूव ऑन, तो जो आवाज करता है पैरों की, दैट इज कॉल्ड क्लॉप्स। सो जब ये शैटलैंड पॉनी मूव करता था तो उसके चलने से जो आवाज आती थी वो किसी तरीके से एक साउंड होती थी जो शो करती थी बाकी सारी सोसाइटी को, राइटर और उसकी फैमिली की पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में। So this is all about the first paragraph. Now move to the second paragraph. For poor we were, my father's salary as a clerk wouldn't have maintained us in the modest plenty, had not half of it gone for the support and medical expenses of ill and indigent relatives. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि राइटर की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच या एबल नहीं थी और हिज फादर वॉज अ सिंपल क्लर्क, उनके फादर जो थे एक सिंपल क्लर्क थे, तो उनकी सैलरीज होती वो इतनी एनफ या सफिशिएंट नहीं थी कि वो अपनी फैमिली की मॉडेस्टी को मेंटेन कर पाए, मतलब इतना वो नहीं अर्न कर पाते थे कि बहुत लॉइश लाइफ या बहुत रिचनेस की लाइफ वो जी सके। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दे हैव टू सपोर्ट, उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था, बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, कि कोई रिलेटिव्स अगर बीमार हैं तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, एक्सपेंसेस ऑफ इल एंड इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, इंडिजेंट में पुअर, तो जो उनको पुअर रिलेटिव्स हैं उनको देखने के लिए जो है राइटर को उनको हेल्प करने के लिए देना पड़ता था, राइटर की फैमिली को या उनके फादर को बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी अपने रिलेटिव्स को देना पड़ता था। तो एक तो पहले ही उनकी सैलरी कम थी एंड सेकेंडली दे हैव टू गिव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू देयर रिलेटिव्स। तो इससे उनकी जो पेकुनरी कंडीशन थी या पैसे की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी दैट वाज नॉट सो गुड। As it was, our house was the mortgage to the hilt, and some winters the grocer supplied our needs on credit. उनका जो घर था वो भी मॉर्टेज पर था, गिरवी रखा हुआ था, तो इस तरीके से जो पूरी फैमिली है वो एक डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जीती थी और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी उनको क्रेडिट पर, उधार पर वो लोग लेते थे। मदर कन्फ्रंटेड द फैमिली बाय, तो इस तरीके से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिससे राइटर और उसकी फैमिली, बेसिकली उनकी मदर जो है बहुत स्मार्टली डील करती थी, एंड दिस इज समथिंग अबाउट हिज मदर। सो हियर आर द वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैसे मैंने आपको बता दिए इनके मीनिंग। सो मूव फॉरवर्ड। ओके, बाय फैमिली, saying that if you have character you have the better part of wealth। अब राइटर की जो मदर है उसकी एक सिंपल फिलॉसफी है लाइफ को लेकर। फिलॉसफी मीन्स उनकी एक सोच है, बहुत क्लियर सोच है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट योर करेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। कि मनी ज़रूरी है आप सबके, हम सब की लाइफ के लिए, बट अगर उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है हमारी वैल्यूज़ और हमारा करेक्टर, और यही इस लेसन की बेसिक टीचिंग है। So what she says, saying that if you have character you have the better part of wealth, कि अगर आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास एक धन का एक ऐसा, मीन्स करेक्टर इज कंसीडर एज द वैल्यूएबल वेल्थ। तो करेक्टर को यहाँ पर वेल्थ या धन के रूप में बताया गया है कि अगर आपके पास करेक्टर है तो इट्स मीन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ। लिविंग ऑन लिटिल डेवलप्स इनर रिसोर्सेज एंड बिल्ड अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। उनकी मदर की फ़िलॉसफी हमेशा ये थी कि अगर आप छोटा छोटा लीप्स में कमाएं, छोटा छोटा कमाएं और सिर्फ अपने करेक्टर को मेंटेन रखें तो शायद आपका जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है, स्पिरिचुअल मतलब जो अध्यात्म, यानी कि अध्यात्म मतलब जो ईश्वर से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है, वो आपका हमेशा ओपन रहेगा, हमेशा आपका बैंक अकाउंट जो है वो बिल्डअप रहेगा। कहने का अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझे तो स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप भगवान के ज़्यादा क्लोज हो, तो यू हैव टू emphasize more on your character rather than achieving or creating your बैंक अकाउंट्स, योर मनी बैंक अकाउंट्स। तो आपको पैसे से ज़्यादा अपने करेक्टर पर ध्यान देना है। ये इस लेसन की टीच है कि पैसा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इनर कॉन्शियसनेस, आपका करेक्टर, और अगर आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो दैट विल हेल्प यू टू डेवलप स्पिरिचुअल वाइडनेस। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन,
डू यू थिंक अब जितना हमने पढ़ लिया है ये चैप्टर, उसके बाद एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू रिमेंबर व्हाट यू हैव रीड और अंडरस्टैंड थ्रू द लेसन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन्हीं के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। डू यू थिंक द नरेटर वॉज हैप्पी विद द स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट? क्या आपको लगता है कि नरेटर या जो हमारी स्टोरी को नरेट कर रहा है, मीन्स जो बच्चा है, क्या वो अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट से हैप्पी था? क्योंकि उनकी मदर जो थी वो हमेशा ये एम्फसाइज करती थी कि आप स्पिरिचुअली हायर पोजीशन पर जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन अचीविंग और क्रिएटिंग मनी, रादर देन कलेक्टिंग मनी। तो इसका आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, लेट अस रीड एंड फाइंड आउट द आंसर। सो My bitter retorted was, you can't buy a car with it. अब जब राइटर की मदर ये समझाने की कोशिश करती थी कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कि आप भगवान के ऊपर अपनी वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी को अगर आप सिंपल शब्दों में समझो तो वैल्यूज इन योर कैरेक्टर। स्पिरिचुअलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि आपके अंदर वैल्यूज हो, तो वैल्यूज पर वो ज़्यादा जोर देती थी। बट क्या उन वैल्यूज से आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो? मटेरियलिस्टिक चीज़ें मीन्स आप एक अच्छा घर नहीं खरीद सकते अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप एक अच्छी कार नहीं खरीद सकते। तो अगर आपको ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अगर यू नीड टू परचेज दोज मटेरियलिस्टिक थिंग, तो आपको पैसा चाहिए, और वो सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअल या वैल्यूज से नहीं खरीद सकते। तो राइटर का यही पॉइंट था कि अगर हम मनी को नहीं इकट्ठा करेंगे और स्पिरिचुअलिटी पर ही ज़्यादा जोर देंगे तो हम लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैसे खरीद सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि राइटर अपनी मदर की इस थिंकिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। सो लेट्स रीड माई बिटर रिटॉर्ट। बिटर का मतलब होता है जो बहुत स्वीट ना हो, तीखा हो। तो हमेशा राइटर अपनी मदर की इस थिंकिंग पर एक तीखा सा आंसर, एक बहुत अटपटा सा आंसर। रिटॉर्ट का मतलब होता है जब हम पलट कर किसी को जवाब देते हैं इन द पोजिशन ऑफ एंगर, जब हम गुस्से में किसी को पलट कर जवाब देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटॉर्ट करना। तो राइटर एक्चुअली रिटॉर्ट करता था अपने मदर की इन बातों पर, इन थिंकिंग पर। माई बिटर रिटॉर्ट वॉज, यू कांट बाई अ कार विद इट। और वो क्या कहता था कि आप एक कार जो है वो परचेज नहीं कर सकते अगर अपनी वैल्यूज से, अगर आप वैल्यूज को ही पूरी जिंदगी जोर देते रहो तो यू कांट परचेज अ कार ना। Yet she succeeded in making austerity bearable in all other respect. बट स्टिल उनकी मदर जो है वो इन बच्चों में अस्टर्टिटी क्या होता है? सिंपल लिविंग को, लिविंग ऑफ अ सेंट, एक संत की लिविंग को, बहुत सिंपल लिविंग को हम बोलते हैं अस्टर्टिटी। तो उनकी मदर हमेशा जो है वो एक सिंपल लिविंग पर एम्फसाइज करती थी, और वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये वैल्यूज़ समझाने की कोशिश करती थी कि यट अस्टर्टिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ very important thing in our life. Our home had a charm. अब ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि राइटर की फैमिली एक पुअर फैमिली थी। उनका घर जो था वो मॉर्टेज पे था, गिरवी था, एंड दे डोंट हैव अ कार इन देयर टाउन। टाउन में सबके पास कार थी और उनके पास कार नहीं थी। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि उनकी मदर की एक थिंकिंग थी। वो थिंकिंग क्या थी कि शी बिलीव्स इन सिंपल लिविंग। वो अपनी सिंपल लिविंग में बिलीव करती थी, वो वैल्यूज़ में बिलीव करती थी रादर देन हैविंग मनी। पैसे से ज़्यादा उनकी फैमिली वैल्यूज़ पर बिलीव करती थी। बट स्टिल उसकी मदर के अंदर एक आर्ट था। वो क्या था? आर्ट होम हैड अ चार्म। स्टिल राइटर का घर एक छोटा सा घर था, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट स्टिल देयर होम हैड अ चार्म। फिर भी उनके घर के अंदर एक चार्म था, एक अट्रैक्शन था, एक ब्यूटी थी। और वो क्यों थी? मदर न्यू द सीक्रेट ऑफ यूजिंग अ फ्यू मीटर ऑफ ब्राइट चेन्स। क्योंकि उसकी मदर के अंदर एक आर्ट था, और वो आर्ट क्या था? द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग हिज हाउस। उनके पास ये आर्ट था कि वो अपने घर को एक बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट वे में डेकोरेट कर पाती थी। एंड व्हाट वाज दैट? हर मदर न्यू द सीक्रेट ऑफ यूजिंग फ्यू मीटर ऑफ ब्राइट चेन्स। अब यहाँ पर एक वर्ड है ब्राइट चेन्स। ब्राइट का मतलब चमकदार, चेन्स इज अ काइंड ऑफ क्लोथ। चेन्स जो है एक तरीके का कपड़ा होता है जो बहुत शाइनी होता है।
सो देयर मदर यूज दैट काइंड ऑफ चिंट्स, तो वो इस चिंट्स को जो है अपने घर को कवर करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज करती थी। और दूसरी चीज वो क्या यूज करती थी अपने घर को चार्मिंग बनाने के लिए, एंड अ लिटिल पेंट इन द राइट प्लेसेस। और शी यूज टू पेंट द वॉल्स, वो अपने घर की दीवारों को और दूसरी एरियाज को जो है शी यूज टू पेंट, वो अपने घर की दीवारों को पेंट करती थी। और एज अ रिजल्ट वो घर जो है, वो हाउस जो है, वो बहुत चार्मिंग जो है दिखाई देता था। बट द गैरेज स्टिल स्टेबल बार्किस, सडनली देयर अराइव्ड अ सोल इग्नाइटिंग मोमेंट। बट जो गैरेज था जहाँ पर बार्किस रहा करता था वो स्टिल थोड़ा सा बेड कंडीशन में होता था। बट ऑल्दो जो उनका घर था वो बहुत चार्मिंग और सुंदर जो है दिखाई देता था, और इसके बावजूद कि उनके पास ज़्यादा मनी या पैसा नहीं था। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ हिज मदर, और ये जस्ट इसीलिए था कि उनकी मदर के अंदर एक आर्ट था to decorate their house, and she uses chintz and paint to decorate their house। और उनकी मदर यूज़ करती थी चिंट्स, उस चमकीले रेशमी कपड़े को और पेंट को, ठीक है। अब उसके बाद सडनली एक दिन क्या होता है, अचानक देयर अराइव्ड अ सोल इग्नाइटिंग मोमेंट। और सडनली क्योंकि लाइफ जो है बहुत बोरिंग चल रही थी, राइटर उसकी फैमिली की, दे डोंट हैव एनफ मनी टू लीव अ रिच लाइफ, टू लीव अ लॉयश लाइफ। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छी रिच लाइफ को जी सके। बट सडनली एक मोमेंट आता है उनकी लाइफ में, सडनली देयर अराइव्ड अ सोल इग्नाइटिंग मोमेंट। सोल आप सबको पता है, आत्मा को हम सोल कहते हैं, और इग्नाइटिंग मीन्स चमकाने वाला। तो जिससे आपकी आत्मा जो है, आपका मन जो है वो बिल्कुल इग्नाइट हो जाए, शाइन करने लगे, ऐसा एक मोमेंट राइटर की लाइफ में आता है। विच वॉज कंज्यूम माई शेम इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। और ये मोमेंट ऐसा था जिसने राइटर की लाइफ की जितनी भी शेम थी, जितना भी उसको शर्म आती थी अपने स्टेटस पर, फॉर नॉट हैविंग अ कार इन द होल टाउन, कि उनके पूरे टाउन में कार नहीं है, इस चीज़ पर वो सारा का सारा एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक चमक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक इंसिडेंस होता है। सो नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपन। सो अब वन बाय वन हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। डू यू थिंक द नरेटर वॉज हैप्पी विद द स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट? सो आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट नो, he was not happy with the spiritual bank account। राइटर को नहीं समझ में आती थी स्पिरिचुअलिटी या वैल्यूज की बातें। he was just a person who just understand the materialistic thing। क्योंकि राइटर बच्चा था तो उस वक्त सिर्फ उसे वैल्यूज की बातें समझ नहीं आती, उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस समझ में आती थी। कार होना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वैल्यूज आर नॉट एबल टू परचेज कार। सो certainly he is not happy with the spiritual bank account, ठीक है। now come to the second question, what do you think happened? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या सोचते हो, क्या हुई होगी वो सोल इग्नाइटिंग मोमेंट, क्या मोमेंट हुई होगी वो सोल इग्नाइटिंग। सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि जब एक बुक जो है वो उनको मिली। सो वी हैव नॉट रीड इट याट। सो आपने सिर्फ इस क्वेश्चन का पर कंसंट्रेट करना है और आंसर देना है इस क्वेश्चन का। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड इट थॉरोली। आपको रीड करना है इस लेसन को, ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफिकल्ट वर्ड और उनके वर्ड मीनिंग्स को लिखना है। और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी टू सॉल्व। अगर आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेंगे तो यू विल इजीली फाइंड आउट आंसर्स। तो इन आंसर्स को पढ़ना है। दिस इज ऑल वी हैव फॉर आवर वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टाइम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे एंड वी विल रीड इट मोर थॉरोली एंड अंडरस्टैंड करेंगे इसको। दिस इज ऑल वी हैव फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।